अमन शर्मा और आज हम लेक्चर 8 पे आ गए हैं। सेक्शन 19 और 20 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 19 क्या डिफाइन करता है, जनरल एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं और इसकी डायरेक्ट रीडिंग करते हैं। ठीक है, सेक्शन 19 डिफाइन करता है जज को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम तैयारी भी इसी चीज की कर रहे हैं, यह आपको पता रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, जब हम जज को डायरेक्ट रीडिंग करते हैं जब सेक्शन 19 की, तो द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल। तो अब सबसे पहले जब हम जब स्टार्टिंग देखेंगे यहाँ पर सेक्शन 19 की, तो क्या बता दिया है कि नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, मतलब यहाँ पर जज को वाइड मीनिंग दे दी है। क्या दे दी है? वाइड मीनिंग दे दी है। ठीक है, वाइड मीनिंग दे दी है कि यहां पर ये अकेला शामिल नहीं है, यहां पर इसको अकेला इंक्लूड नहीं किया जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज अ जज उस, और आगे बता दिए कौन कौन और इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, और जो लोग हैं वो बताएं आगे हम पढ़ते हैं जब, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल, अ डेफिनेटिव जजमेंट। अब डेफिनेटिव जजमेंट क्या होता है जब हम बात करेंगे एसेंशियल्स की जज के, तो ये डेफिनेटिव जजमेंट क्या है? डेफिनेटिव जजमेंट का मतलब होता है जहां पर एक कंक्लूजन आ गया हो प्रोसीडिंग्स का, जहां पर एक प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज कर दिया गया हो पूरी तरह से। ठीक है, उसको कहते हैं जहां पर एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन किया गया हो और वहां पर डिस्पोज कर दिया गया हो प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट आ गया हो, या फिर कह सकते हैं उसको हम डेफिनेटिव जजमेंट कहते हैं। अब ये डेफिनेटिव जजमेंट कब कब बन जाएगा, ये आगे सर्कमस्टेंसेस बताए गए। और अ जजमेंट इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। अगर यहां पर अपील नहीं करी जाएगी, जो जज जजमेंट देगा तो वो डेफिनेटिव हो जाएगा। अपील कब नहीं करी जाएगी? जैसे लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल लिमिटेशन है, लिमिटेशन उसकी निकल गई है तो फिर वो अपील नहीं कर सकते, या फिर लिमिटेशन का टाइम निकल गया, फिर उसके लिए अपील के राइट्स ही नहीं दिए गए। ऐसे कई जजमेंट्स होते हैं यहाँ पर अपील के राइट्स नहीं दिए रहते, सीआरपीसी हो चाहे सीपीसी हो। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल हम देख चुके हैं, दोनों पर अप्लाई होगा। ठीक है, वुड बी डेफिनेटिव। और जब तीसरा फ्रेज पढ़ेंगे, और अ जजमेंट विच इफ कंफर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। अब ये कंफर्मेशन वाली बात कही गई। कंफर्मेशन वाली बात यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को भी यानी इंक्लूड करने की बात कही गई है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स है ना, वो भी जज माने जाएंगे जब वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और कंफर्मेशन की बात आप देखते होंगे जब एडीजे और डीजे यानी सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो रहते हैं ना, जब वो एएसजे और एसजे सेशन जज जब वो डेथ पेनल्टी देते हैं, और डेथ पेनल्टी जब वो देते हैं ना, तो उनकी जो डेथ पेनल्टी का जजमेंट होता है ना, वो किसके सब्जेक्ट होता है? कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, ये किस सेक्शन में पढ़ते हैं? 366 ऑफ सीआरपीसी। यहां पर कंफर्मेशन के लिए जाया जाता है। ठीक है, यहां पर कंफर्मेशन के लिए जाया जाता है हाई कोर्ट की तरफ। तो वहीं पर यही बात करी गई है कि और जजमेंट विच इफ कंफर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। ठीक है, और who is one of a body of person, which body of person is empowered by law to give such a judgment। अब body of person, उनमें से जो body of person है ना, उनमें से एक। अब body of persons कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे जजेस एक साथ हो सकते हैं क्या? हाँ, बहुत सारे जजेस होते हैं। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हाई कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि डीबी बैठती है। ठीक है, डिवीजन बेंच बैठती है। उसके जब हम आगे बढ़ेंगे तो फुल बेंच होती है, एफबी होती है। ठीक है, और जब हम आर्टिकल 145 पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 145 में दिया गया है कि फुल बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी इंटरप्रिटेशन होगा, व्हेन देयर हैज बीन इंटरप्रिटेशन एज टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेयर इंटरप्रिटेशन हैज टू बी मेड एज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ देयर हैज टू बी एनी इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब एफबी बैठती है। और वो कितने जजेस की होती है? 5 जजेस की बेंच होती है। ये कहां पर देखते हैं हम? आर्टिकल 145 में देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? इसके एसेंशियल्स क्लियर हुए? उनमें से एक जज भी, इन सब में से एक जज भी जो रहता है, वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन, जिसको क्या है, जजमेंट देने के लिए वो एम्पावर्ड है लॉ से। ठीक है, ये लोग सब लोग एम्पावर्ड है लॉ से जजमेंट देने के लिए, तो वो भी जज में आएगा। अब हम लिस्ट्रेशंस पढ़ते हैं।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जब आप इसको पढ़ेंगे ना साथ में तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अ कलेक्टर एक्साइज इन जुरिडिक्शन ऑन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। अब जो कलेक्टर किसी एक्ट में अगर वो कर रहा है ना, जब जुरिडिक्शन एक्साइज कर रहा है, तो यहां पर वो भी जज माना जाएगा। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हो गया। अब जब बी पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन, अ मजिस्ट्रेट एक्साइज इन जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन व्हिच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विथ और विदाउट अपील इज अ जज। कोई मजिस्ट्रेट जब किसी चार्ज के रिस्पेक्ट में जब वो अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है तो वो भी जज होगा, भले ही उसकी अपील हो या ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेंबर फॉर पंचायत विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन 7/1816 ऑफ मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स। अब यहाँ पर मेंबर ऑफ पंचायत यानी पंचायत को भी जज माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जुडिशियल फंक्शंस प्ले कर रही है। ठीक है, वो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे रही है। ठीक है, जब हम एसेंशियल्स को फुलफिल करेंगे ना तो पंचायत भी इसमें आ जाएगा, इंक्लूड करेगा। ठीक है, और यहां पर जो मीनिंग है ना जज का, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, वाइड है। इसमें अकेले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस नहीं आते, इसमें सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, पंचायत, जो हम इलस्ट्रेशन से पढ़ रहे हैं ना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलस्ट्रेशन क्यों डालेगा यहाँ पर। इसके कॉमन पार्लेंस को हटा के इसको वाइड मीनिंग देने के लिए, टू गिव इट अ वाइड मीनिंग एंड इंक्लूड ऑल द एसेंशियल judges or you can say essential persons authorities to come under this provision। ठीक है, सेक्शन 90 में आ जा जिससे। ओके, समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आया, हम पढ़ते हैं जब लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग जब हमने वर्ड पढ़ा ना, सिविल और क्रिमिनल कैसी भी हो सकती है, लीगल प्रोसीडिंग्स। ये लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है? लीगल प्रोसीडिंग्स को बहुत बार डिफाइन किया गया है, और जब हम सेक्शन 2I देखते हैं, डेफिनेशन क्लॉज देखते हैं सीआरपीसी का, जो सीआरपीसी का डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे ना, वहां पर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं देगा, वहां पर क्या दिया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दिया। जेपी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दिया गया। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग इज प्रोसीडिंग्स वेयर एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। लीगल प्रोसीडिंग का मतलब समझ में आया आपको, कि वहां पर एविडेंस जो है ना वो ओथ पर लिए जा रहे हैं, शपथ पर साक्ष्य लिए जा रहे हैं, शपथ पर साक्ष्य लिए जा रहे हैं। अब ये शपथ पर साक्ष्य क्यों लेते हैं, क्यों लिए जाते हैं? शपथ पर साक्ष्य इसलिए लिए जाते हैं, अगर आप कल के दिन परजुरी करते हैं, परजुरी का मतलब होता है गिविंग फॉल्स एविडेंस। कल के दिन आप अगर परजुरी करते हैं, आप कभी एविडेंस गलत देते हैं ओथ पे, तो आपको क्रिमिनली लायबल ठहराया जा सकता है। ठीक है, क्रिमिनली लायबल ठहराया जा सकता है आपको फॉर परजुरी। अगर आप ओथ पे जब शपथ पर साक्ष्य देंगे ना, तो जब आप साक्षी के रूप में जब आएंगे और आप अगर झूठ बोलते हैं तो आपको क्रिमिनली लायबल ठहराया जा सकता है। यहां पर लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब ये है, यानी लीगल प्रोसीडिंग में झूठ बोलने पर भी क्या है, पनिशमेंट दी जा सकती है। यहाँ पर क्रिमिनली लायबल ठहराया जा सकता है आपको, क्रिमिनली आपकी जो लायबिलिटी वो बन जाएगी यहाँ पे। इसलिए लीगल, इसको, इस वर्ड को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के पार्लेंस में यूज किया गया है। ठीक है, जो हम लोग 2I में पढ़ रहे हैं सीआरपीसी में। ठीक है, इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है। ये केस का नाम क्या है? SC अबॉय नायडू वर्सेस कन्यप्पट चेटियर। ये 1929 का। इसमें कुछ नहीं कहा था, इसमें यही कहा गया था कि जो लीगल प्रोसीडिंग यहाँ पर दी गई है ना, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग भी है, और जहां पर एक जुडिशियल डिसीजन को अकॉर्ड किया जा रहा है, जहां पर एक जुडिशियल डिसीजन आ रहा है, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग या लीगल प्रोसीडिंग कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस पर आते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत ही ज्यादा, एक मैं सिंपल वर्ड से बता दूं कि ये कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऐसे कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल दिया, कोर्ट, कोर्ट कोई बिल्डिंग नहीं है। आप समझेंगे कोर्ट क्या है, कोर्ट की बिल्डिंग है। कोर्ट कोई बिल्डिंग नहीं है, इट्स जस्ट नॉट अ बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट को आप बिल्डिंग मान लेंगे तो फिर जो मोबाइल कोर्ट्स लगती है, जो मजिस्ट्रियल चेकिंग लगती है, फिर तो वो कोर्ट है ही नहीं। इसका मतलब यही है कि जो मजिस्ट्रियल चेकिंग लग रही है, जो मोबाइल कोर्ट्स लग रही है, उनको भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई बिल्डिंग नहीं है। जहां पर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा हो, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा हो, जहां पर जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा हो, उसको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। इसकी डायरेक्ट रीडिंग करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको मैं एक वर्ड बताऊंगा, वो भी आप अंडरलाइन कीजिएगा। द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। जो अलोन वर्ड है ना, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, अलोन। और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियल एज अ बॉडी व्हेन सच जज
और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। जो जुडिशियली अलोन लिखा है ना यहाँ पर, टू एक्ट जुडिशियली अलोन, जुडिशियली अलोन का मतलब यही है कि आप जुडिशियल फंक्शंस प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जो जज है ना यहाँ पर जुडिशियल फंक्शन प्ले कर रहा है, उसी को हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे, जहां पर एक जज जुडिशियल फंक्शंस को एडमिनिस्टर कर रहा है या फिर प्ले कर रहा है जुडिशियल फंक्शन, अकेले जुडिशियल फंक्शन, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं आते हैं। बस इतना सा ये पर इसका यहाँ पर इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब पंचायत एक्टिंग अंडर रेजोल्यूशन 7 1816 ऑफ द मद्रास कोर्ट हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो ही पंचायत वाली बात। यहाँ पर अगर जुडिशियल फंक्शंस प्ले हो रहे हैं, अगर वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है, या बॉडी ऑफ जजेस हो या फिर सिंगल जज हो, अगर वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बस इतना ही सा था। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम पब्लिक सर्वेंट से डील करेंगे। थैंक यू।